बिहार चुनाव महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान, आज नामांकन का आखिरी दिन। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान अब भी जारी है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं, फ्रेंडली फाइट की स्थिति। सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्पष्ट फॉर्मूला तय न हो पाने के कारण महागठबंधन के घटक दलों ने अलग अलग अपने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 4 सूचियां जारी कर दी हैं, जबकि आरजेडी ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इस कारण कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट, महागठबंधन के साथी दलों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ की स्थिति बन गई है। राजद नेताओं के अनुसार 7 से 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की संभावना है। कुटुंब सीट भी इसमें शामिल है, जहां कांग्रेस ने पहले ही राजेश राम को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वैशाली और लालगंज सीट पर भी राजद और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। वैशाली, कांग्रेस ने संजीव सिंह को जबकि राजद ने अभय कुशवाहा को टिकट दिया है। लालगंज, कांग्रेस ने आदित्य राज को और राजद ने शिवानी सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पहले और दूसरे चरण के नामांकन में देरी। पहले चरण के नामांकन के दौरान भी महागठबंधन सीट शेयरिंग पर आम सहमति नहीं बना पाया था। अब जब दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है, तब भी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एनडीए को फायदा, महागठबंधन को नुकसान की आशंका। जानकार मानते हैं कि महागठबंधन की इस आंतरिक कलह और देरी का नुकसान चुनावी नतीजों में साफ दिखाई दे सकता है। दूसरी ओर एनडीए ने समय रहते सीट बंटवारा कर अपनी चुनावी बढ़त बनाने का दावा किया है। एनडीए का दावा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर उनकी सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम। हालांकि जानकारी में चुनाव की तारीखों में विरोधाभास है। चुनाव आयोग के अनुसार 2020 में बिहार चुनाव 3 चरणों में हुए थे, जिसके वास्तविक कार्यक्रम की जानकारी नीचे दी गई है। चरण, मतदान की तारीख, नामांकन की अंतिम तारीख, मतगणना की तारीख। पहला चरण 28 अक्टूबर 2020, 8 अक्टूबर 2020, 10 नवंबर 2020। दूसरा चरण 3 नवंबर 2020, 16 अक्टूबर 2020, 10 नवंबर 2020। तीसरा चरण 7 नवंबर 2020, 20 अक्टूबर 2020, 10 नवंबर 2020। नोट: 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2020 थी। जैसा कि आपकी खबर में आज सोमवार का दिन अहम है, दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है के संदर्भ से मेल खाता है। यदि खबर 20 अक्टूबर 2025 या 2020 के आसपास की है। बिखराव की कगार पर महागठबंधन, चिराग पासवान बोले एनडीए 14 नवंबर को मनाएगी दिवाली। पटना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी महागठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महागठबंधन को बिखराव की कगार पर बताया है और दावा किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 14 नवंबर को प्रचंड जीत के साथ दिवाली मनाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि इस बार त्योहारों का एक संगम तैयार हुआ है, जहां एक तरफ दिवाली है तो वहीं दूसरी तरफ छठ का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी में सुधार को भी दिवाली को और खुशनुमा बनाने वाला बताया। एनडीए मनाएगी 14 नवंबर को दिवाली। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर अपनी खुशी और जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीए के नेताओं की दिवाली 14 नवंबर को मनेगी, जब प्रचंड जीत के साथ हम एक बार फिर बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल बिहार के स्वर्णिम काल के तौर पर होंगे, जहां सही मायनों में बिहार विकसित राज्य बनता हुआ दिखेगा। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई। महागठबंधन पर कसा तंज, बिखराव की कगार पर। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे और आंतरिक कलह पर चिराग पासवान ने जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरह का चुनाव नहीं देखा, जहां पर इतना बड़ा गठबंधन इस तरह के बिखराव की कगार पर आ गया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अब तक सीटों की संख्या तक तय नहीं कर पाया है। चिराग ने मैत्रीपूर्ण संघर्ष की अवधारणा को खारिज करते हुए कहा कि यदि अपना चुनाव जीतने के लिए आप अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी विधानसभाओं में इसका बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बड़ी ई कमरों में बैठकर यदि इन नेताओं को लगता है कि हम मिल जाएंगे तो कार्यकर्ता भी मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो कार्यकर्ता उनके लिए निचले स्तर पर लड़ रहा है, वो कैसे एक साथ आ पाएगा। चिराग पासवान ने निष्कर्ष रूप में कहा कि महागठबंधन ने कहीं न कहीं खुद अपना पूरा नुकसान किया है। एनडीए पहली ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब महागठबंधन ने खुद कई सीटों पर एनडीए की मुश्किल आसान कर दी है। यहां चीन की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, भारत के साथ तुलना और इससे जुड़े वैश्विक निहितार्थों पर आधारित विस्तृत हिंदी खबर दी गई है।
चीन, जीडीपी, चीन की हालत पतली, रफ्तार को लगा ट्रंप का करंट, भारत पर क्यों टिकी नजर। नई दिल्ली, चीन की आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ गई है। जुलाई सितंबर तीसरी तिमाही में उसकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 4.8% रही, जो पिछले एक साल में सबसे कम है। इस मंदी के मुख्य कारण अमेरिका के साथ बढ़ता व्यापार तनाव और देश के भीतर कमजोर घरेलू मांग है। इसके विपरीत भारत ने 7.8% की मजबूत ग्रोथ दर के साथ वैश्विक आर्थिक इंजन के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। चीन की धीमी रफ्तार और कारण। सबसे धीमी ग्रोथ। तीसरी तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था केवल 4.8% बढ़ी, जो एक साल में सबसे धीमी ग्रोथ है। व्यापार तनाव। अमेरिका के साथ व्यापार तनाव का चीन की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर से चीनी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, जिससे निर्यात पर निर्भर चीन को और नुकसान हो सकता है। कमजोर घरेलू मांग। घरेलू मांग का कमजोर रहना चीन के व्यवसायों के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। खुदरा बिक्री पिछले 10 महीनों में सबसे धीमी रही, जो कमजोर उपभोक्ता आत्मविश्वास को दर्शाती है। संरचनात्मक असंतुलन। घरेलू मांग कमजोर होने के कारण चीन का ध्यान मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर अधिक रहा, जिससे अर्थव्यवस्था में गहरे संरचनात्मक असंतुलन की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन को लंबी अवधि की टिकाऊ ग्रोथ के लिए नीतिगत चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। कमजोर आत्मविश्वास और संपत्ति की कीमतें। आईएनजी के मुख्य अर्थशास्त्री लिन सॉन्ग के अनुसार, कमजोर आत्मविश्वास के कारण उपभोग और निवेश में नरमी आई है और संपत्ति की कीमतों में गिरावट की समस्या को भी अभी हल करने की जरूरत है। चीन की कमजोरियां आई सामने। निर्यात पर असर। हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन अमेरिका के बाजार से हटकर अन्य देशों में निर्यात बढ़ा रहा है। पिछले महीने अमेरिका को चीन का निर्यात पिछले साल की तुलना में 27% कम हुआ। हालांकि यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका को चीन का निर्यात बढ़ा है, लेकिन यह गैर अमेरिकी देशों को निर्यात में बढ़ोतरी प्रॉफिटेबिलिटी की कीमत पर आ रही है, क्योंकि कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो रहा है। कमजोर प्रॉफिटेबिलिटी। गैर अमेरिकी देशों में अधिक बिक्री होने के बावजूद कीमतों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा से लाभ कम हो रहा है, जो व्यापार तनाव कम न होने तक टिकाऊ नहीं हो सकता। उदाहरण, एल्यूमीनियम उत्पाद निर्माता के एक सेल्स ऑफिसर जेरेमी फंग ने बताया कि उनकी फर्म का 20% रेवेन्यू कम हो गया है। अमेरिका में ऑर्डर में 80% माइनस 90% की भारी गिरावट आई है, जिसकी भरपाई अन्य बाजारों में अधिक बिक्री से भी नहीं हो पा रही है। भारत ने गाड़ रखे हैं झंडे। वैश्विक फोकस भारत पर क्यों। भारत की ताबड़तोड़ ग्रोथ। चीन की 4.8% ग्रोथ के विपरीत भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल-जून 2025 में 7.8% की मजबूत आर्थिक तेजी दर्ज की है। ग्लोबल ग्रोथ इंजन। यही कारण है कि दुनिया भारत को ग्लोबल ग्रोथ के इंजन के तौर पर देख रही है। मजबूत आधार। भारत ने ये रफ्तार अपनी मजबूत घरेलू मांग, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, पीएलआई योजनाओं और संरचनात्मक सुधारों के दम पर हासिल की है। विश्वसनीय गंतव्य। चीन में प्रॉपर्टी संकट और कमजोर उपभोक्ता मांग के कारण निवेशक अब अपनी आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन और पूंजी को विविधता प्रदान करने पर विचार कर रहे हैं। अवसर। ये स्थिति भारत को वैश्विक निर्यात और निवेश के लिए बड़ा हिस्सा हथियाने का अभूतपूर्व अवसर देती है। इससे एशिया में आर्थिक शक्ति का संतुलन तेजी से भारत की ओर झुक सकता है। भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और निवेश के लिए विश्वसनीय और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। ठाकरे बंधुओं की 104 दिनों में 6 बार मुलाकात, एकनाथ शिंदे ने बताया नाटक। मुंबई अंबरनाथ। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मन से अध्यक्ष राज ठाकरे की लगातार अनौपचारिक मुलाकातों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पिछले लगभग 4 महीनों 104 दिनों में ठाकरे भाइयों की ये छठी भेंट थी, जिससे उनके बीच पुराने मतभेद मिटाकर राजनीतिक गठजोड़ की अटकलें तेज हो गई हैं। इन मुलाकातों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने रविवार को ठाकरे बंधुओं पर जोरदार हमला बोला और उनके एक साथ आने को एक नाटक करार दिया। शिंदे का भाऊबंदकी बनाम मनोमिलन कटाक्ष। अंबरनाथ में नवनिर्मित आनंद दिघे नाट्यगृह का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि अतीत में मराठी नाटक भाऊबंदकी खूब मशहूर था, जो भाइयों या सगे संबंधियों के बीच प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। लेकिन अब मनोमिलन, मनमुटाव मिटाकर एकजुट होना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। शिंदे का ये कटाक्ष विशेष रूप से उद्धव ठाकरे के अपने चचेरे भाई राज ठाकरे द्वारा मुंबई में आयोजित दिवाली उत्सव में शिरकत करने के बाद आया। बार बार हो रही इन मुलाकातों को राजनीतिक पंडित स्थानीय निकाय चुनावों हेतु संभावित गठजोड़ की ओर बढ़ने का संकेत मान रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। आनंद दिघे नाट्यगृह का उद्घाटन। शिंदे ने इस अवसर पर अंबरनाथ में अपने स्वर्गीय गुरु व शिवसेना के वरिष्ठ नेता आनंद दिघे को समर्पित नवनिर्मित नाट्यगृह का उद्घाटन किया।
उन्होंने भाजपा नीत महायुति सरकार की कई उपलब्धियों को भी गिनाया। 4 माह में 6 बार मुलाकातें। एक नज़र। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी ठाकरे भाइयों की पिछली 4 महीनों में हुई अनौपचारिक मुलाकातें इस प्रकार हैं। तारीख, अवसर, कार्यक्रम, विवरण। 5 जुलाई 2025। मराठी भाषा कार्यक्रम। दोनों भाई एक साथ मंच पर नजर आए। 27 जुलाई 2025। उद्धव का जन्मदिन। राज ठाकरे ने मातोश्री उद्धव का निवास जाकर बधाई दी। 27 अगस्त 2025। गणेशोत्सव। 2 दशक बाद उद्धव राज के गणेशोत्सव में शामिल हुए। 10 सितंबर 2025। औपचारिक बैठक। गणेश मुहूर्त के दौरान दोनों की औपचारिक बैठक हुई। 5 अक्टूबर 2025। पारिवारिक कार्यक्रम। पारिवारिक कार्यक्रम में आए थे एक साथ नजर। 19 अक्टूबर 2025। दिवाली उत्सव। राज ठाकरे द्वारा आयोजित दिवाली उत्सव में मिले दोनों भाई।